नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं नवमांश कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारा ये नवमांश कुंडली के ऊपर चौथा वीडियो है। हमने जो पहला वीडियो बनाया था लेक्चर नंबर 501, उसमें हमने बताया था कि नवमांश कुंडली देखने के पीछे 4 मुख्य कारण कौन से होते हैं। उसके बाद दूसरा जो वीडियो बनाया उसके अंदर हमने बताया था कि नवमांश कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है, जिसमें हमने 12 नियम बताए थे। तीसरा वीडियो हमने बनाया था, उसके अंदर भी हमने बताया था कि नवमांश कुंडली का अध्ययन कैसे करें, उसके 13 नियम हमने बताए थे। और आज ये हमारा चौथा वीडियो बन रहा है जिसमें हम बताने वाले हैं कि नवमांश कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाए, जिसमें हम 7 नियम बताने वाले हैं। इस प्रकार से तीनों वीडियो के मिला के हमने टोटल 32 नियम हम बता रहे हैं। और ये 32 नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति ये सुनिश्चित कर सकता है कि व्यक्ति को वैवाहिक जीवन का सुख कैसे प्राप्त होगा। और आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर मान लो किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह टूटने का योग है तो उसका उपाय क्या किया जाए, वो भी बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नियम, जन्म कुंडली के कारक ग्रह जन्म कुंडली में स्वगृही, मित्र क्षेत्री या उच्च के होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो, और वही ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर भी स्वगृही, मित्र क्षेत्री या उच्च के होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो, तो उन ग्रहों की महादशा का फल बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि मेष लग्न की कुंडली है और आप देखिए लग्न में ही मंगल स्वगृही होकर बैठा है, और यही मंगल नवमांश कुंडली के अंदर भी स्वगृही होकर केंद्र में बैठा है। तो इस मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल, मेष लग्न की कुंडली के अंदर गुरु भाग्याधिपति बनकर चौथे भाव में उच्च का होकर हंस योग नाम का राजयोग बना रहा है, और यही गुरु नवमांश कुंडली के अंदर भी उच्च का होकर प्रथम भाव में बैठा है। तो गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दिशा के अंदर निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। दूसरा नियम, जन्म कुंडली के कारक ग्रह जन्म कुंडली के अंदर 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठे हो, और वही ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर भी 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठे हो, तो उन ग्रहों की महादशा का फल बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति मंगल मान लो 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, और यही मंगल नवमांश कुंडली के अंदर भी 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, तो निश्चित तौर पे मंगल की महादशा का फल बिल्कुल अच्छा नहीं मिलेगा। तीसरा नियम, नवमांश कुंडली के अंदर विवाह का सुख देखने के लिए लग्न भाव और लग्नाधिपति, सप्तम भाव और सप्तमाधिपति, इनकी डीप स्टडी करने के बाद भी और 3 भाव का अध्ययन करना अति आवश्यक माना गया है। और वो 3 भाव कौन से हैं? चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। क्यों? क्योंकि चौथे भाव से विवाह का सुख देखा जाता है, 8वें भाव से जीवन साथी का आयुष्य देखा जाता है, और 12वें भाव से पति पत्नी के जातीय सुख देखे जाते हैं कि पति पत्नी का सेक्सुअल लाइफ कैसा होगा। तो नवमांश कुंडली के अंदर लग्न और लग्नाधिपति, सप्तम और सप्तमाधिपति, और चौथा, 8वां, 12वां भाव भी देखना चाहिए। चौथा नियम, नवमांश कुंडली के अंदर नीच भंग योग कैसे देखा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि जन्म कुंडली के अंदर कोई ग्रह नीच का होता हो, वही ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर भाव वर्गोत्तमी या राशि वर्गोत्तमी बनता हो, तो उसका नीचत्व नाश होता है और वो शुभ फल देने में सक्षम होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेष लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य सप्तम भाव में नीच का है, यही सूर्य नवमांश कुंडली के अंदर भी सप्तम भाव में बैठा है, तो हम कहेंगे कि ये सूर्य भाव वर्गोत्तमी हो गया, तो ये सूर्य का नीचत्व नाश हो गया। दूसरा, सूर्य तुला राशि के अंदर नीच का होकर बैठा है, और यही नीच का सूर्य नवमांश कुंडली के अंदर भी केंद्र के अंदर नीच का होकर तुला राशि में ही बैठा है,
तो दोनों एक ही राशि में आ गए, यहां भी सूर्य तुला राशि में, यहां भी सूर्य तुला राशि में, तो हम कहेंगे कि सूर्य राशि वर्गोत्तमी हो गया, तो भी ये सूर्य का नीचत्व नाश होता है और ये सूर्य शुभ फल देने में सक्षम होता है। पांचवा नियम, जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह नीच राशि में बैठा है और वो ग्रह जो राशि में बैठा है वो राशि का स्वामी, अगर नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो भी ये नीच के ग्रह का अशुभ फल कम हो जाता है। एग्जाम्पल देता हूं ताकि आप समझ सको। जैसे कि मान लो सूर्य नीच का होके तुला राशि में बैठा है। अभी तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र है। अगर ये शुक्र नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी होता हो या ये शुक्र भाव वर्गोत्तमी होता हो तो भी ये सूर्य का नीचत्व नाश होता है। एग्जाम्पल के तौर पे सप्तमाधिपति शुक्र यहाँ पे वृषभ राशि में दूसरे भाव में बैठा है, तो यही शुक्र जब नवमांश कुंडली के अंदर भी वृषभ राशि में आया तो हम कहेंगे राशि वर्गोत्तमी हो गया। यही शुक्र नवमांश कुंडली के अंदर दूसरे भाव में बैठा है तो हम कहेंगे भाव वर्गोत्तमी हो गया। तो जो ग्रह नीच का हो वो जो राशि में बैठा हो वो राशि का स्वामी राशि वर्गोत्तमी और भाव वर्गोत्तमी होता हो तो भी उसका नीचत्व नाश होता है। छठवां नियम, जन्म कुंडली के अंदर कोई भी राजयोग बनता हो, फॉर एग्जाम्पल कि चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बन रहा है, चंद्र गुरु का गजकेसरी योग बन रहा है, उसी प्रकार से हंस योग, मालवी योग, भद्र योग, शश योग, ऐसे बहुत सारे राजयोग बनते हैं। अगर ये राजयोग नवमांश कुंडली के अंदर भी केंद्र या त्रिकोण में बनते हो तो उस राजयोग की ताकत दुगनी हो जाती है और जो ग्रह राजयोग बनाते हो वो ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर राजयोग का भी दुगना फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार जन्म कुंडली के अंदर जो भी अशुभ योग बनते हो, जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, जड़त्व योग, गुरु चंडाल योग, लंपट योग, शापित योग, विष योग, जैसे जो भी अशुभ योग बनते हो वो अशुभ योग नवमांश कुंडली में भी बनते हो तो उस अशुभ योग की ताकत दुगनी हो जाती है और जो अशुभ योग बनाने वाले ग्रह है उन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर अशुभ फल दुगना हो जाता है। अभी मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि हमारे पास काफी बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आके कहता है कि पंडित जी हमारे बेटे के विवाह के समय हमने कुंडली मिलाप बहुत अच्छी तरह करवाया था और कुंडली मिलाप के अंदर 30, 32, 34 गुण आ रहे थे, फिर भी विवाह क्यों भंग हो गया। और जब मैं उनकी जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली का डीप अध्ययन करता हूं तो मुझे पता चलता है कि वो लड़का या लड़की के कुंडली के अंदर पहली शादी टूटने का योग था और विवाह के पहले उसका कोई भी उपाय नहीं किया गया। तो इसके बारे में और डीप समझाता हूं कि जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली का जब सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद मान लो हमें पता चल जाता है कि इस लड़का या लड़की के कुंडली के अंदर विवाह भंग होने का योग बनता है तो उसका उपाय क्या करें, तो वो बताने जा रहा हूं। अगर लड़के की कुंडली में विवाह भंग होने का योग होता हो तो उस लड़के को विवाह से पूर्व अर्की विवाह की विधि करनी चाहिए। और हाँ, ये अर्की विवाह में भी 3 बातें ध्यान में रखने जैसी है। अर्की विवाह की पूजा सगाई से पहले करनी चाहिए, अर्की विवाह की पूजा विवाह के मुहूर्त में करनी चाहिए, अर्की विवाह की पूजा घर से दूर किसी मंदिर में जाके करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर लड़की की कुंडली में विवाह भंग होने का योग बनता है तो लड़की को विवाह के पूर्व, सगाई के पूर्व कुंभ विवाह करना चाहिए और ये पूजा भी यानी कि कुंभ विवाह भी सबसे पहले सगाई से पहले करनी चाहिए और विवाह के मुहूर्त में करनी चाहिए और कुंभ विवाह की पूजा घर से दूर किसी मंदिर में जाके करनी चाहिए। अगर मान लो किसी लड़के की कुंडली में 2 शादी टूटने का योग है तो वो लड़के को 2 बार अर्की विवाह अलग अलग मुहूर्त में करने चाहिए। अगर किसी लड़की की कुंडली में 2 बार शादी टूटने का योग है तो उसे 2 बार कुंभ विवाह अलग अलग मुहूर्त में करने चाहिए। उसके बाद यह विधि हो जाने के बाद विवाह के समय कुंडली मिलाप करते समय और एक महत्व की बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जिस लड़के के साथ या जिस लड़की के साथ आपका शादी हो रहा है, मान लो उसकी कुंडली में विवाह भंग होने का योग है तो क्या करें, तो उसकी भी पहली शादी अर्की विवाह या कुंभ विवाह करनी चाहिए। और कोई लड़का ऐसा हो कि जिसकी 30-35 साल तक शादी न हुई हो तो उसकी शादी करने के लिए भी कुंभ विवाह, अर्की विवाह की विधि बहुत असरदायी है। तो प्रिय दर्शकों,
आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।